बच्चों, आज हम अव्यय पदों का पद परिचय करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात अव्यय पद कहलाते हैं। इनका पद परिचय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हम सीखेंगे। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय पद लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय पद के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो यहां हमने देखा कि जो अव्यय पद होते हैं वे लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होते, यानी अव्यय पद पर लिंग वचन कारक कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, उनके कारण इनमें कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए अव्यय पदों का पद परिचय करते समय हमें लिंग, वचन और कारक नहीं बताने होते हैं। तो फिर हमें कौन कौन सी बातें बतानी होती है? तो हम पद परिचय करते समय अव्यय के पद परिचय में सबसे पहले लिखेंगे अव्यय, उसके बाद अव्यय पद का प्रकार कि वह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात में से कौन सा पद है। उसके बाद उसकी विशेषता या संबंध को बताया जाता है। अब यहां हम पहला जो अव्यय पद है क्रिया विशेषण, उसको लेते हैं। क्रिया विशेषण एक अव्यय पद कहलाता है क्योंकि इन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। और क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें जो प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता है वे प्रमुख बातें हैं कि सबसे पहले क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें लिखना है अव्यय पद है वह। उसके बाद अव्यय के बाद हम लिखेंगे कि वह एक क्रिया विशेषण है। अल्प विराम चिन्ह लगाते हुए अब हमें यह पहचानना है कि क्रिया विशेषण जो पद है वह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। अगर पद क्रिया के होने के ढंग के बारे में बता रहा है, क्रिया की रीति बता रहा है, तो वह क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद होगा। यदि वह क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है तो वह स्थानवाचक होगा। और यदि वह क्रिया के काल यानी समय की जानकारी दे रहा है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और यदि वह क्रिया के परिमाण यानी मात्रा की जानकारी दे रहा है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इन चारों में से क्रिया की जैसी विशेषता बताई जा रही है उसके अनुसार क्रिया विशेषण का भेद लिखना है। उसके बाद अब क्रिया विशेषण पद जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है उस क्रिया का उल्लेख करना होता है। तो उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब उदाहरण के लिए यहां एक वाक्य दिया है। वाक्य है, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। यहां हमने देखा कि और समुच्चय बोधक से यहां दोनों तरफ दो सरल वाक्यों से एक वाक्य बनाया है और यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहां दोनों तरफ दो वाक्य हैं तो दोनों तरफ दो क्रियाएं हैं। अब यहां हम देखते हैं कि हमें क्रिया विशेषण का पद परिचय करना है और यहां क्रिया विशेषण कौन कौन से पद हैं? भीतर, और दूसरा है धीरे धीरे। तो अब हम भीतर शब्द का पद परिचय करते समय सबसे पहले लिखेंगे भीतर। उसके बाद बताएंगे कि यह अव्यय है। अल्प विराम चिन्ह के बाद क्रिया विशेषण, क्योंकि यह भीतर क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि मैं भीतर बैठी थी। बैठी थी क्रिया कहां हुई, कहां बैठी है वह, क्योंकि कर्ता कौन है? मैं। तो मैं कहां बैठी थी? भीतर। तो यहां मैं कर्ता के बैठने के स्थान के बारे में बताया गया है। तो क्रिया विशेषण है क्योंकि बैठी थी क्रिया की विशेषता बता रहा है और बैठी थी का स्थान बता रहा है। तो यह क्रिया विशेषण और उसका भेद हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंदर, बाहर, भीतर, ये स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यह
कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हम लिखेंगे बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता। तो यहां बैठी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई गई है, उसका उल्लेख हमें करना होता है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के पद परिचय में केवल यही जानकारी देनी होती है। अगला हमारा क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। इसमें फिर हम लिखेंगे अव्यय। मैंने आपको पिछले जो वीडियो डाले हैं उनमें भी बताया था कि अव्यय पदों के पद परिचय में पहला बिंदु आप अव्यय को ही बनाइए। एक बिंदु आपका यहां पर ऐड होता है जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अव्यय के बाद आप बताएंगे कि यह क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे थे क्रिया की विशेषता बता रहा है। बच्चे कैसे पढ़ रहे थे? धीरे धीरे। तो यहां कैसे पढ़ रहे थे हमने बोला, तो इसका मतलब है पढ़ने का ढंग या पढ़ने की रीति बताई गई है, इसलिए यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। अब पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है, यानी जो पढ़ रहे थे क्रिया है वह कैसे हो रही है। इसलिए अगर केवल हम इतना लिख दें कि पढ़ रहे थे क्रिया की विशेषता तो भी हमारा सही है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय पद का पद परिचय किया जाता है। अगला जो हमारा अव्यय पद है वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या करना होता है, इन पदों के पद परिचय में हमें लिखना होता है कि यह अव्यय है, दूसरा संबंध बोधक है और ये किस संज्ञा या सर्वनाम से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, ये बताया जाता है। तो इन प्रमुख बातों को, ये 4 बातें इसमें भी बतानी होती है, 3 या 4। तो हम देखते हैं कि एक वाक्य यहां पर दिया है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। ये एक वाक्य है। अब यहां पर संबंध बोधक जो अव्यय है वह है के नीचे। तो के नीचे जो पद है वह संबंध बोधक अव्यय पद है। अब के नीचे का जब हम पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह अव्यय है। फिर हमने लिखा क्योंकि यह संबंध बोधक है। हमने पहले जो वीडियो डाले उसमें बताया था कि के नीचे, के ऊपर, के सामने, के पास, के भीतर, इस तरह के जो शब्द आ जाएं तो वह संबंध बोधक अव्यय पद कहलाते हैं। इनकी यही पहचान है। और यहां पर क्या आया है, के नीचे, तो यह संबंध बोधक अव्यय है। अब यह मेज और बिल्ली में संबंध बताया है, तो यह हमने बता दिया क्योंकि मेज और के नीचे के बाद आ रही है बिल्ली, क्योंकि मेज के नीचे कौन बैठी है, बिल्ली। तो मेज और बिल्ली का संबंध बताने के लिए के नीचे संबंध बोधक का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे मेज और बिल्ली में संबंध बताया है। तो इस तरह से यहां हमने संबंध बोधक अव्यय पद के पद परिचय में केवल 3 बातें बताई, एक अव्यय, दूसरा संबंध बोधक और ये किसका संबंध बता रहे हैं इसका उल्लेख कर दिया। अगला अव्यय पद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को पहचानना भी आसान है। जैसे इन पदों के पद परिचय में अव्यय, समुच्चय बोधक, उसका भेद और जुड़ने वाले पदों, वाक्यों या वाक्यांशों को बताया जाता है। क्योंकि समुच्चय बोधक का कार्य क्या है कि वह 2 पदों, वाक्यों या वाक्य के अंशों को जोड़ने का कार्य करता है। तो समुच्चय बोधक जिन 2 पद, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है उनका उल्लेख करना होता है। अब यहां समुच्चय बोधक से संबंधित एक वाक्य दिया है। वाक्य है, तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। तो यहां हम देखते हैं कि यहां समुच्चय बोधक पद कौन से हैं, और लेकिन। अब हमें और समुच्चय बोधक का जब पद परिचय करना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे और। अब इसका पद परिचय लिखते हुए पहला बिंदु हमें लिखना है अव्यय और उसके बाद समुच्चय बोधक, क्योंकि यह समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का भेद इसमें है समानाधिकरण। कॉपी किताब पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हम अगला जो बनाएंगे इसमें वह बनेगा कॉपी किताब पदों को जोड़ने का कार्य, क्योंकि 2 पद को जोड़ने का काम यहां पे हो रहा है।
दो वाक्यों को नहीं जोड़ा। अगला हमारा जो समुच्चय बोधक पद है वह है लेकिन। अब लेकिन में भी हमें पहला बिंदु बनाना है अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक। अब ये कौन सा भेद है समुच्चय बोधक का? विरोध सूचक। और तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है, क्योंकि लेकिन के इधर एक वाक्य है कि तुम कॉपी और किताब ले लो, एक वाक्य इधर हो गया, दूसरा फाड़ना नहीं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य लेकिन समुच्चय बोधक पद कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे यहां पे कि इन दो वाक्यों को जोड़ता है। तो इस तरह से समुच्चय बोधक का पद परिचय किया जाता है। अब आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय पद। विस्मयादि बोधक पद के पद परिचय में हमें बताना होता है कि वह अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, उसका कोई भेद है तो वह भेद लिखना है, और भावों का उल्लेख करना होता है कि वह कौन से भाव को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए वाक्य दिया है कि वह कितना सुंदर बगीचा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वह एक विस्मयादि बोधक पद है और इसके साथ विस्मय सूचक चिन्ह भी दिया होता है, जैसे वह के बाद लगा हुआ है। अब हम इसका पद परिचय करेंगे तो करेंगे सबसे पहले वह लिखेंगे, उसके बाद अव्यय, क्योंकि ये अव्यय पद है, विस्मयादि बोधक। जिस पद के साथ विस्मय सूचक चिन्ह हो और वह किसी भाव का बोध कराता है या विस्मयादि बोधक पद है तो उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब तीसरी बात हमें बतानी है कि वह किस प्रकार का पद है। हर्ष सूचक है, घृणा सूचक है, विस्मय सूचक है, तो जैसा भी है वह लिखना है। तो यहां हम देखते हैं वह कितना सुंदर बगीचा है, यानी एक सुंदर बगीचे को देखकर प्रसन्नता का भाव व्यक्त हुआ है, हर्ष का भाव व्यक्त हुआ है। तो यह हर्ष सूचक भेद हो गया और प्रसन्नता का भाव, क्योंकि आनंद की स्थिति का, प्रसन्नता का भाव यहां पे व्यक्त हुआ है सुंदर बगीचे को देखकर। तो विस्मयादि बोधक के पद परिचय में हमने अव्यय लिखा, विस्मयादि बोधक लिखा, हर्ष सूचक और प्रसन्नता का भाव। एक और उदाहरण हम इसका लेकर देखते हैं। जैसे उदाहरण है, अजी जरा सब्जी तो काट दीजिए। और इसका पद परिचय कैसे करेंगे? यहां पर विस्मयादि बोधक पद है अजी, तो यहां अजी का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अव्यय, अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक, फिर अल्प विराम चिन्ह। अब ये क्योंकि संबोधन किया गया है, किसी को पुकारा गया है, संबोधन किया गया है, इसलिए यहां संबोधन सूचक भेद हो गया। और संबोधन का भाव है, क्योंकि यहां किसी को संबोधित होने का भाव है, किसी को कोई कार्य करने के लिए संबोधित किया गया है, सब्जी काटने के लिए कहा गया है, इसलिए यहां पर संबोधन का भाव है। तो ये विस्मयादि बोधक जो अव्यय पद होते हैं उनका पद परिचय करते समय हम केवल इन बातों की जानकारी देते हैं। हमने देखा कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन तीनों में हमने लिंग, वचन और कारक नहीं बताए और हमें नहीं बताने, कोई आवश्यकता नहीं। जबकि कुछ बच्चे हर पद के पद परिचय में लिंग वचन का उल्लेख करते हैं, जो कि गलत है। हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद के पद परिचय में ही लिंग, वचन, कारक आदि का उल्लेख करना होता है, अव्यय पदों में नहीं। अब जो अंतिम अव्यय पद है वह है निपात। निपात क्या होता है? निपात वाक्य में किसी बात या किसी पद पर अधिक बल देने के लिए, जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निपात के पद परिचय में हमें केवल दो बातें लिखने से काम चल जाता है। कौन कौन सी? एक कि वह अव्यय है और दूसरा निपात। केवल ये दो बातें लिखकर हमारा काम हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर गाड़ी आने ही वाली है, तो यहाँ जो ही पद है यह निपात है। तो हम ही का पद परिचय करते समय क्या लिखेंगे कि यह
अव्यय है और दूसरा अल्पविराम चिन्ह के बाद हमने लिख दिया निपात और हमारा काम हो गया। तो यहां गाड़ी आने ही वाली है, यानी गाड़ी के आने पर जोर दिया गया है कि बस वो पहुंचने वाली है, आने ही वाली है। तो यहां आने पद पर जोर दिया है, इसलिए यह निपात है। अगला वाक्य दिया है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो यहां भी जो पद है यह निपात है, तो इसका पद परिचय करते समय हम लिखेंगे अव्यय और निपात। तो निपात में केवल 2 बातें बताने से हमारा पद परिचय हो जाता है, कोई तीसरी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां ये निपात है, जैसे ही, भी, तो, केवल, मात्र, ऐसे पद जो किसी पद या किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लिए गए हैं, उनको निपात कहते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण के विभिन्न बिंदुओं पर आधारित पदों का पद परिचय हमने उदाहरण सहित सीखा। अब इनका अभ्यास करके हम इनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।